Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. Myself, Vinod Bansal. मेरी शुरू से हैबिट है कि जो मुश्किल क्या है चीज़ लाइफ के अंदर, हमेशा आपके दो रास्ते होते हैं लाइफ में जब आप चलने शुरू करते हैं। एक इजी वे होता है, एक टफ वे होता है। तो आपको चूज़ करना होता है, आपको आसान रास्ता चूज़ करना है या मुश्किल चूज़ करना है। तो मेरी शुरू से हैबिट है कि मुझे जो मुश्किल रास्ता है, मुझे कठिनाई को सामना करने में मज़ा आता है। चैनल के माध्यम से हमेशा कहना चाहूँगा कि कभी भी जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो मुझे लगता है आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। तो पेशेंस आपको सबके अंदर आपने करनी है, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो। मुझे लगता है हमेशा फैमिली आपके लिए प्रायोरिटी होती है लाइफ में, किसी भी पर्सन के लिए। लेकिन फैमिली के बाद आपका समाज आता है कि जो आप पैसा कमा रहे हो, आपको पब्लिक सेवा में जहाँ पे नीडी पीपल हैं, जिनको ज़रूरत है इनफैक्ट, उनके लिए कुछ करना। मेरा बर्थ दिल्ली के अंदर हुआ जी, पुरानी जगह कलाती शक्ति नगर, आपने कभी नाम सुना हो तो, नियर टू कमला नगर। आई वॉज बोर्न इन द 1965। तो उस टाइम दिल्ली बहुत छोटी होती थी। इनफैक्ट कह सकते हो कि दिल्ली लास्ट शक्तिनगर दिल्ली का था, जैसे चांदनी चौक जैसे था, वो बहुत ओल्ड एरिया था। आपको बताऊँ मैं, हम बात करें अप टू 1983 1984 जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई, उससे पहले दिल्ली हमारी कुछ अलग होती थी। जो हम आज दिल्ली देखते हैं, दिल्ली ऐसी नहीं होती थी। दिल्ली में यू कैन से कि ना कोई गरीब होता, ना कोई अमीर होता था। ऑलमोस्ट सब एक मिडिल क्लास होते हैं लोग। जो है ऐसा नहीं था जैसे आज आप देखते हो कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, बड़ी बड़ी घर है लोगों के पास। पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग, वो कहते हैं कि सारी जॉइंट फैमिली होती थी। आज न्यूक्लियर फैमिली में लोग बिलीव करते हैं, उस टाइम लोग जॉइंट फैमिली बिलीव करते थे। तो ये कह सकते हैं कि हमारा एक कमरा था जिसमें हम 6 भाई बहन और हम मदर फादर, सो 8 लोग एक छोटे घर में रहते थे जी। मैं अपनी स्कूलिंग की बात करूँ तो बाई द स्कूलिंग मेरी शक्तिनगर से हुई। हमारा एक वहीं था शक्तिनगर में, रविंद्रा मोंटेसी स्कूल था, वो प्राइवेट स्कूल था बाई द। उसके बाद 6th में गवर्नमेंट स्कूल में मैं गया। उसके अंदर थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। उसके अंदर ऐसे नहीं आप डायरेक्ट एडमिशन ले लो आप, जो है उसका प्रॉपर एग्ज़ाम होता था। तो हमारे जो प्रिंसिपल थे, मिस्टर पाठक थे उस टाइम जी, वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि यदि हम स्कूल के कॉरिडोर में घूम भी रहे हैं तो पहले हमें थप्पड़ मारते थे, फिर हमसे पूछते थे कि आप किस लिए घूम रहे हो। जबकि आज ऐसा नहीं होता, प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं ऐसा होता। तो वही मैं कहता हूँ कि वही हमारी इंस्पिरेशन थी। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अप टू 12th मैंने उसके अप टू स्कूल किया, फिर उसका दिल्ली से मैंने कॉलेज किया। देन आई ज्वाइंड CA। इन द 1991 आई क्वालिफाइड एज ए CA। साथ साथ पहले मैंने 1-2 डिग्री और ली। ICW होती थी तो ICW ली, MA थी। CA में जैसे आज हम देखते हैं, CA में एडमिशन लेना बड़ा ईजी है, पहले बहुत टफ होता था। और लिमिटेड CA चार्टर अकाउंटेंट होते दिल्ली के अंदर। मेरे फादर का नाम था सीताराम बंसल, और समझो बिल्कुल डाउन टू अर्थ पर्सन यू कैन से, जो है। और यदि मैं उनकी बात करूं, उस टाइम उन्होंने MA की थी अपने टाइम के अंदर। ये बात है 1965 की जी। उसके बाद वो टीचिंग लाइन में चले गए थे। कितनी हार्ड वर्किंग थी कि वो सवेरे घर से 6 बजे निकल जाते थे और रात को 11 बजे घर पे आते थे। वो बीच में ट्यूशन भी करते थे। कि होता क्या था, मैंने कहा ना कि पहले क्या होता, जैसे हम 6 भाई बहन थे, नेचुरली पेरेंट्स पे या फादर पे तो ज़्यादा प्रेशर होता है इस बात का लेके कि इनको पालना पोसना भी है, फिर इनको एजुकेशन भी देनी है इनको। तो हमारे फादर, उसके बाद हमारे फादर ने साथ साथ पैरेलल बिजनेस स्टार्ट करा अपना ग्रीन का। तो इन द 75 ही वाज स्टार्टिंग इन द बिजनेस ऑफ ग्रेन मर्चेंट। फिर उन्होंने काफ़ी बड़ा बिजनेस करा अपना ग्रेन्स का। तो उनका नए बिहार में अपना काम था काफ़ी बड़ा। उन्होंने हमें एक ही बात सिखाई कि मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूँगा कि आप बिजनेस में आओ या एजुकेशन में जाओ, लेकिन मैं एक बात करूँगा
कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आपने किसी को भी चीटिंग करके काम नहीं करना। कोई भी आपने, सबसे बड़ी बात है, यदि अपने सुख के लिए आपको दूसरे को दुख नहीं देना। आपने, हो सकता हो कि कई बार आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े किसी की दूसरी वजह से, आप वो कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपके मन में किसी के प्रति ये आ जाए कि नहीं यार उसने मुझे हिट करा तो मुझे भी उसको हिट करना है। तो उन्होंने, सबसे बड़ी बात ये थी। और दूसरा, उन्हें हमें जैसे कहीं होता है कि नहीं जी आपको हमारे बिजनेस में आना है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। इसीलिए मेरे जितने 6 के 6 भाई बहन हैं, ऑल आर एजुकेटेड, सभी पढ़े लिखे हैं और सब अच्छी या सेट है। समझो माता जी हमारी अंगूरी देवी तो आज भी स्टिल हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं। उन्होंने हमें हमेशा ये सिखाया कि यदि आपके पास यदि सपोज करो 1 रुपया है तो आपने 10 पैसे खर्च करने हैं या 10 पैसे दिखाने। सामने वाले को आपने ये नहीं दिखाना कि जी मेरे पास बहुत पैसा है, सामने वाले को कभी आपने ये दिखाना मेरे बहुत नॉलेज है। उन्होंने हमेशा सिखाया कि आप डाउन टू अर्थ होके चलो तो लाइफ में सक्सेस करोगे। तो उन्होंने सिखाया कि आपने हर चीज़ के अंदर लिमिट के अंदर करनी है। और शी इज़ वेरी गॉड फीलिंग, और ये कह सकते हो कि धर्म में उनका बड़ा बिलीव था। अब जो पूजा पाठ का जैसा था उनका, वो सवेरे जल्दी उठती थी, अराउंड सवेरे 5 बजे उठ जाती थी और उठते सबसे पहले उन्हें पूजा करना। और सबसे अच्छी बात क्या थी उनके साथ कि उन्होंने अपने जितने भी हम भाई बहन थे उन्होंने पूरे उनका ख्याल रखा, और आज भी टचवुड सब लोग इकट्ठे इसीलिए हैं। जब सबसे बड़े ब्रदर हैं हमारे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनकी वाइफ लेक्चरर है, और उनके सन भी दोनों बहुत अच्छे, वो भी एक सीए हैं, एक इंजीनियर हैं, सब सेट हैं। और एक हमारी बड़ी सिस्टर हैं, वो भी, उनके भी बच्चे बहुत सेट हैं सब। तो मतलब टोटल मिला के हम 6 भाई बहन थे और सभी मतलब एजुकेटेड हैं और सब अपनी अपनी, जैसे छोटे ब्रदर इंजीनियर हैं, छोटे हमारे सिस्टर वो हाउस वाइफ है, उनके हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ऑल आर एजुकेटेड फैमिली है। मेरी मैरिज हुई 1994 के अंदर। कहते हैं कि जो जेंट्स लोग होते हैं थोड़ा सा बिजनेस में या अपने काम में बिजी रहते हैं, तो बच्चों की केयरिंग सारी नेचुरली वाइफ को करनी होती है। तो वाइफ ना होकर मेरी फ्रेंड है मतलब जो है, और स्पोर्ट तो नेचुरली रहा। जब भी हम आज यहाँ पे पहुँचे, नहीं तो ये स्पोर्ट नहीं होता तो यहाँ तक कैसे पहुँचते, जो है पूरा उन्होंने ख्याल रखा। और वो रीज़न है कि आज मेरी जो बड़ी डॉटर है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और छोटी डॉटर भी साइकोलॉजी के अंदर एमएससी उन्होंने कर ली है, तो वो भी इंटेलिजेंट है। और मेरी दोनों डॉटर में यदि स्वभाव की बात करता हूँ, बहुत केयरिंग है, मतलब पेरेंट्स के प्रति बहुत केयरिंग है। अभी लास्ट ईयर मुझे कोरोना हुआ, दोनों डॉटर ने मेरी बड़ी, मतलब समझो कि दिन रात मेरी हेल्प करी। मतलब डॉक्टर से बात करनी है, कुछ भी करना है, तो दोनों डॉक्टर अपनी कभी किसी डॉक्टर से बात कर रही है। तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसी केयरिंग डॉक्टर सबको मिले। प्रोफेशन की बात करें तो मैंने कहा ना कि एज एजुकेशन वाइज आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने 91 में जब मैंने सीए क्वालिफाई किया, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया। मतलब मैं एंटर हो गया स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर्स वगैरह के अंदर, और उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरा मानना ये होता है कि यदि आपके एजुकेशन है तो आप किसी भी फील्ड में कोई भी काम कर सकते हो, मेरी ये सोच है। और ऐसा नहीं है कि आपने जो एजुकेशन आपने ली है आपने उसी में जाना है, लेकिन उस एजुकेशन से आपको बेनिफिट बड़े होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं शेयर्स मार्केट में बिजनेस करता हूँ, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इन्फोटेक पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड, और पूरे इंडिया में मेरे क्लाइंट्स हैं और नेटवर्क है, पूरा सिस्टम है। तो अराउंड 2005-6 के अंदर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे कुछ समाज के लिए काम करना चाहिए। तो देन आई ज्वाइन द रोटरी क्लब है दिल्ली का, वो मैंने ज्वाइन किया, रोटरी क्लब दिल्ली साउथ वेस्ट। और मैं कहता हूँ कि उसको ज्वाइन करने के बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। मैंने देखा कि हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए, और समाज में करने के लिए बहुत कुछ है जो हमें घर में बैठ के नहीं पता लगता था। जो हम अब सिंपल ऑफिस जाते थे, ऑफिस जाके हम ऑफिस गए, घर से ऑफिस से घर, लेकिन वहाँ हमें ऐसे लोगों से जुड़ना हुआ। अब हमने एक लिटरेसी सेंटर चल रहा है हमारा, जिसके अंदर हम बच्चों को, जो नीडी पीपल होते हैं उनको एजुकेशन देते हैं डिफरेंट टाइप की। उसके अंदर आजकल हम कंप्यूटर एजुकेशन दे रहे हैं, अकाउंट्स की एजुकेशन दे रहे हैं। आजकल हम डिजिटल होता है, डिजिटल आपको डिजिटल ट्रेनिंग होती है, वो करवा रहे हैं। इसके अलावा एक हमारा डायलिसिस प्रोजेक्ट है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से। तो उसके अंदर हमारा टारगेट है कि अराउंड हम 20 बेड्स उसमें डायलिसिस के लगवाएंगे प्रॉपर। उसके अंदर हमारे टारगेट है कि एवरी ईयर हम अराउंड 2000 पीपल को डायलिसिस कर सकें जो है। तो शायद आपको पता है कि इस टाइम हमारे इंडिया के अंदर मतलब किडनी पेशेंट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। क्या होता है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी,
वो हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाते, उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है। तो हमारा पर्पज़ ये है कि, और हमारा पर्पज़ ये है कि उन्हीं लोगों को दिल्ली से, और ये सारा हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके अंदर हम कोई चार्ज नहीं करेंगे, जिनका डायलिसिस करेंगे हम, जो है जितने भी लोगों को डायलिसिस करेंगे। और हमारा पर्पज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकें। लेकिन अभी हमारा 20 बेड्स का है, लेकिन इसको आगे ले जाके हमारा 100 बेड तक का टारगेट है कि 100 बेड हम लगवाएं डायलिसिस के लिए, और जितने मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके कोशिश करेंगे देंगे। तो ये सब चीज़ें मतलब देख के लगता है कि हम मतलब हमें कुछ समाज के लिए करना चाहिए। और मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हर आदमी, मैं कहता हूँ चाहे लॉयंस हो, चाहे रोटरी हो, चाहे कोई भी संस्था हो, तो उसको कहीं ना कहीं जरूर ज्वाइन करना चाहिए अपना कुछ वक्त। मैं दिन में यदि आप आधा घंटे भी लगाओगे, निकालोगे, तो मुझे लगता है आप बहुत कुछ कर सकते हो समाज के लिए। भगवान आपके अपने अंदर है जी। आपको बताऊँ, मैं स्पिरिचुअल, मैं वृंदावन जाता हूँ और मैं बाकी बिहारी में बिलीव भी करता हूँ। और हमने वहाँ एक धर्मशाला भी बनाई है अपने बाकी वृंदावन के अंदर, और उसके अंदर भी हमने बहुत नॉमिनल चार्ज रखे हुए धर्मशाला के अंदर, जो भी लोग ठहरते हैं उनका खाने वाने का, जिससे क्या कि वो धर्मशाला चल सके। और इसके अलावा हम नॉर्थ दिल्ली के अंदर हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं एवरी ईयर नवरात्रों के अंदर, जो है तो उसमें जैसे होता है नवरात्रि 9 दिन की पूजा होती है, तो उसके अंदर हम पूरे इंडिया से, मतलब जो स्टेज जो होते हैं बड़े बड़े कलाकार, जैसे हंसराज हंस हमारे प्रोग्राम में आवे, अनुराधा पटेल हमारे प्रोग्राम में आई हुई है, सभी बड़े बड़े सिंगर, एक लखबीर सिंह लखा जी थे, गुरदास मान थे जी। तो पर्पज़ हमारा सिर्फ ये होता है कि कहीं ना कहीं लोग धर्म से जुड़ें। तो मेरी सबसे बड़ी हॉबी है लोगों से मिलना जुलना और लोगों के बारे में जानना कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, और उनसे कुछ सीखना। मेरी फेवरेट फिल्म तो बात करें तो मुझे जो एक्ट्रेस और एक राजेश खन्ना होता था हमारे टाइम में, राजेश खन्ना और मुमताज़, तो मेरे फेवरेट एक्ट्रेस थे। और उनकी मूवी थी एक दो रास्ते, बड़ी अच्छी मूवी थी, और मैंने वो मूवी कई बार देखी। और राजेश खन्ना मूवी थी एक अमर प्रेम, उनके शर्मिला टैगोर थी। मेरा फेवरेट सॉन्ग था मेरे सपनों की रानी कब आएगी, लेकिन वो सपनों की रानी तो आ चुकी है, लेकिन उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। और शोले मूवी आई थी, शोले मूवी बड़ी अच्छी लगी मुझे, जो है उसमें अमिताभ बच्चन थे। जैसे अमिताभ बच्चन मेरे बड़े फेवरेट बहुत शुरू से रहे, वो करंट में मेरे फेवरेट है ऋतिक रोशन जी। रोल मॉडल मैंने कहा मेरे फादर जो थे वो मेरे लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल थे। उन्होंने हमें सिखाया कि लाइफ के अंदर यदि आप डाउन टू अर्थ रहोगे, और लाइफ के अंदर आप किसी को, मैंने कहा ना कि आप किसी को कुछ भी दे सकते हो किसी भी वे में, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो हमारे फादर हमारे रोल मॉडल रहे, मेरे ब्रदर रहे, और दोनों को देख के मुझे लगा कि लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए। यदि आप ट्रैवलिंग की बात करते हो तो मेरे पास एक बैग है, वो परमानेंट फिक्स रहता है, उसके अंदर पूरा सामान तैयार रहता है। 2 बैग बना रखे हैं। यदि आप सपोज करो मैं रात को आज आया हूँ मैं, और कोई मुझे नेक्स्ट डे कहे कि सवेरे कहीं चलना है, तो मैं रेडी रहता हूँ। मैं ऑलमोस्ट मैंने इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट मैंने सभी स्टेट्स कवर करे हैं। यदि भगवान की बात करें, तिरुपति बालाजी मैं गया हुआ, सपोज करो वैष्णो देवी मेरा कोशिश आता था एवरी ईयर जाने की। उसके बाद मैंने बताया बाकी बिहारी मंदिर का हो गया, सपोज करो शिरडी की कोशिश रहती थी जाने की। इधर अपना सालासर धाम हो गया, तो कोशिश करते हैं सभी धामों को अंदर जाने की। उसके अलावा सभी स्टेट्स कवर कर रहे हैं अलग अलग टाइप के। अब शिवलिंग जितने भी हैं कवर कर रहे हैं, मतलब इस ढंग से कोशिश करते हैं कि जितने शिवलिंग हो जाए कवर हो जाए। और यदि इंडिया बाहर की बात करें तो इसके अंदर पूरा यूरोप मैंने कवर कर रखा है। हमेशा फैमिली आपके लिए प्रायोरिटी होती है लाइफ में, किसी भी पर्सन के लिए हमेशा फैमिली प्रायोरिटी रही है। लेकिन फैमिली के बाद आपका समाज आता है। तो मेरा विज़न ये है कि समाज के लिए जो ओल्ड एज पीपल हैं उनके लिए कुछ कर सकें। तो मेरा टारगेट है वही है कि उनके लिए, और दूसरा जो लोग किसी न किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त है, जैसे कैंसर बीमारी हो गई सपोज करो, मैंने बताया कि किडनी की। अब इन लोगों का क्या होता है, इन लोगों को मॉरल सपोर्ट भी चाहिए होता है आपसे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इनकी फाइनेंशियल हेल्प कर सको, कि उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं टाइम व्यतीत करें, और ऐसा कोई ओल्ड एज होम बनाए जहाँ हम उन पीपल्स को सर्व कर सकें। सर मेरे लिए चुनौतियाँ कोई नहीं है। मैंने लाइफ को हमेशा ईजी लिया, चाहे वो किसी भी फेज़ में रही हो, चाहे किसी भी हालात में रही हो। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि लाइफ बहुत टफ है। चैलेंज तो आती जाती चीज़ है, वो तो लाइफ के अंदर जैसे होता है कि खुशियाँ आती जाती चीज़ है। खुशी आपको 1 मिनट में लगता है आप बहुत खुश हो, और 1 मिनट बाद लगता है आप उदास हो। तो चैलेंज भी ऐसे हैं, जब वो आते हैं तो बड़े मुश्किल लगते हैं, और चले आते हैं तो कुछ भी नहीं लगते।
यूथ से मेरे को एक ही कहना है कि आजकल क्या हो रहा है कि एजुकेशन आप लेते हो इंडिया से और आप बाहर चले जाते हो सर्व करने के लिए। जैसे डॉक्टर्स में मैं देखता हूँ, डॉक्टर प्रोफेशन में ऐसा बहुत ज़्यादा है, इंजीनियर प्रोफेशन में ऐसा बहुत ज़्यादा है कि डॉक्टर की आप एजुकेशन तो यहाँ से ले रहे हो और आप सर्व आउट ऑफ इंडिया। तो मैं कहता हूँ वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ यदि आप इस कंट्री के लिए कुछ कर सकते हो, क्योंकि इस कंट्री को डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की हर चीज़ जरूरत है, तो यहाँ के लिए कुछ करें आप। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel